फ्रेंड्स, मैं आपका साथी दर्शन ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम बगैर टाइम पास के इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसका पूरी डिटेल दे रखी है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से रिवीजन करने के लिए दोबारा यही क्वेश्चन जिसके आंसर आपको देने हैं करेंगे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले एक बार हम प्रूफ रीडिंग के साथ इसकी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में सामाजिक संगठन का आधार क्या रहा है। दोस्तों, कहीं कर्म व्यवस्था थी, कहीं वर्ण व्यवस्था थी, तो राजस्थान में सामाजिक संगठन का आधार क्या था दोस्तों? वो थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण के आधार पर दोस्तों हमारा समाज है वो टिका था, न कि कर्म पर। दोस्तों, कर्म से मतलब है कि जो काम करता है उस पे, तो दोस्तों हमारा कर्म पे नहीं था, हमारा वर्ण व्यवस्था पर आधारित था समाज। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सामाजिक संगठन का आधार क्या था। दोस्तों, वो था वर्ण व्यवस्था। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में समाज प्रमुख रूप से कितने वर्गों में विभाजित है। दोस्तों, 4 वर्गों में विभाजित है, 4 वर्णों में विभाजित है। दोस्तों, वर्ण कहें या वर्ग कहें एक ही बात है। 4 वर्णों में विभाजित है। कौन कौन से हैं दोस्तों? वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं दोस्तों। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब दोस्तों इनके काम भी दिए हैं। सबसे पहले हम बात करें ब्राह्मण वर्ग की। दोस्तों, ब्राह्मण वर्ग है वो यज्ञ और अनुष्ठान के लिए माना जाता है कि यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मणों को स्थान था। और दोस्तों, ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था इस समाज में। राजस्थान के सामाजिक संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण व्यवस्था के कारण दोस्तों ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। वे पाठ पूजा में ही भाग लेते थे, तो इनका यज्ञ अनुष्ठान के लिए काम में लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्षत्रिय। क्षत्रिय दोस्तों देश की रक्षा के लिए इनका काम था। इनको सेना में भर्ती किया जाता था। ये तलवार के बल पर युद्ध ये जीत लेते थे। दोस्तों, इनके भुजाओं के कारण इनको सेना में लिया जाता था, और ये क्षत्रिय कहलाते थे, तो देश की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे। उसके बाद दोस्तों वैश्य। वैश्यों का काम था व्यापार व पशुपालन करना। दोस्तों, व्यापार और पशुपालन काम है वो वैश्य वर्ण करता था। और लास्ट में जो सबसे नीचा वर्ण था दोस्तों, वो था शूद्र। और शूद्र का काम था सेवा करना, यानी राजा महाराजा हैं उनकी सेवा करना। दोस्तों, राजस्थान में समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था यज्ञ अनुष्ठान करना, क्षत्रियों का काम था देश की रक्षा करना, वैश्यों का काम था व्यापार व पशुपालन करना, और शूद्र का काम था दोस्तों सेवा कार्य करना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे परिवार की बात करें तो परिवार है वो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता का शासन होता था दोस्तों पहले। अभी पितृसत्तात्मक ही है। और दोस्तों संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी एकल परिवार, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते थे, चाचा, ताऊ, काका, दादा, दादी, ये सब दोस्तों। इसलिए संयुक्त परिवार प्रथा थी, और परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, यानी दादाजी मुख्य थे, उनकी चलती थी। और जो लेडीज हैं दोस्तों उनको न्यून आंका जाता था, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पहले ऋण। ऋण हैं वो 3 प्रकार के हैं। ऋण कौन कौन से हैं? वो दोस्तों आरडीपी हैं। इनका नाम याद रखना, आरडीपी। ऋण हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आरडीपी हैं। आर से हमारा हो जाएगा दोस्तों ऋषि ऋण, डी से हो जाएगा देव ऋण, और पी से हो जाएगा पितृ। तो आपके समझ में आया होगा दोस्तों। ऋण हैं वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पहले ऋषि ऋण, फिर देव ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों का अपने जीवन काल में चुकता करना होता है दोस्तों, तभी आदमी बिल्कुल पवित्र माना जाता है। तो पहला है ऋषि ऋण, फिर है देव ऋण, और फिर है पितृ ऋण। इसी प्रकार दोस्तों पहले यज्ञ होते थे, महायज्ञ कहा जाता था इनको। महायज्ञ 5 प्रकार के होते थे दोस्तों।
जिनका नाम है जैसे आरडीपी। आरडीपी तो हमने पढ़ लिया क्योंकि ये ऋण है 3 प्रकार के, तो ये यज्ञ भी हैं 3 प्रकार के, और साथ में बीए दोस्तों। आरडीपी ने बीए कर ली, आरडीपी ने बीए कर ली। पहले ऋण थे दोस्तों तो वो आरडीपी है, लेकिन महायज्ञ का नाम आते ही क्या कहेंगे, आरडीपी ने बीए कर ली। 5 प्रकार के होते हैं महायज्ञ, तो 3 तो हम पढ़ चुके दोस्तों, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ। ये तो है हमारे आरडीपी से। यहाँ ऋण है तो दोस्तों ऋण कर देना, यज्ञ है तो यज्ञ कर देना। आर से हमारा ऋषि यज्ञ, डी से हमारा देव यज्ञ, पी से हमारा पितृयज्ञ। अब दोस्तों बीए कर ली तो बी से भूत यज्ञ और ए से अतिथि यज्ञ। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ऋण 3 प्रकार के होते हैं। आरडीपी, पहले ऋषि ऋण, फिर देव ऋण और फिर पितृ ऋण। इसी प्रकार यज्ञ की बात करें दोस्तों तो महायज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। आरडीपी ने बीए कर ली तो आर से हमारा ऋषि यज्ञ, डी से हमारा देव यज्ञ, पी से हमारा पितृयज्ञ, बी से दोस्तों बी से भूत यज्ञ और ए से अतिथि यज्ञ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा विवाह। दोस्तों शादी है वो प्राचीन काल में शादी 5 नहीं 8 प्रकार से होती थी दोस्तों। 8 प्रकार के विवाह है वो मान्य होते थे। 8 प्रकार के कौन कौन से विवाह हैं दोस्तों, शादी है वो 8 प्रकार की कौन कौन सी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों ब्रह्म विवाह है, तो ब्रह्मा जी देवता का नाम है, तो ये विवाह तो बढ़िया ही होगा दोस्तों, क्योंकि देवता का नाम है सबसे पहले आया, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे बढ़िया भी है। तो ये माता पिता की अनुमति से दोस्तों दहेज के साथ जो विवाह किया जाता है उनको ब्रह्म विवाह बोलते हैं। ब्रह्म विवाह होता है दोस्तों जिसमें माता पिता की अनुमति तो होती ही है, लेकिन साथ में दहेज भी लिया जाता है, जो वर्तमान में प्रचलित भी है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है कि यज्ञ संपन्न कराने वाला पुरोहित होता है, उसको दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जिसको देव विवाह बोलते थे। जो यज्ञ संपन्न कराने वाला पुरोहित था दोस्तों उसको अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जिसको देव विवाह बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है कि वर है वो कन्या के माता पिता को एक जोड़ी गाय या बैल देता था, जिसको बोलते हैं आर्ष विवाह। वर देता था दोस्तों, वर या वर के माता पिता कन्या के माता पिता को एक जोड़ी गाय या बैल देते थे, और इस प्रकार आर्ष विवाह होता था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में योग्य वर के साथ बिना किसी दहेज के साथ विवाह आज सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों। ये प्रजापत्य विवाह आजकल वर्तमान युग में सर्वाधिक प्रचलित हो गया है प्रजापत्य विवाह, और पहले होता था दोस्तों ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह भी प्रचलित है, लेकिन ब्रह्म विवाह का आजकल स्थान प्रजापत्य विवाह ने ले लिया है, क्योंकि आजकल दहेज लेना कम पसंद करते हैं और वर है वो योग्य देखते हैं दोस्तों। तो ब्रह्म विवाह में दोस्तों माता पिता की अनुमति तो होती है, लेकिन उसमें दहेज लिया जाता है। लेकिन प्रजापत्य विवाह उसमें योग्य वर चुना जाता है और दहेज नहीं लिया जाता दोस्तों, बिना किसी दहेज के शादी कर दी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। आसुर विवाह है, वर कन्या के माता पिता को धन देता है। जिस प्रकार दोस्तों आर्ष विवाह है, आर्ष विवाह में तो कन्या के माता पिता को एक जोड़ी गाय या बैल देता है। इसी प्रकार आसुर, आसुर एक ही बात है दोस्तों, तो इसमें वर है वो कन्या के माता पिता को धन देता है। गंधर्व विवाह है दोस्तों प्रेम विवाह है, तो यानी वर्तमान युग में प्रेम विवाह होते हैं लेकिन कम हो गए हैं। इसी प्रकार प्राचीन समय में भी प्रेम विवाह होते थे दोस्तों, तो जिसको कहा जाता था गंधर्व विवाह। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह में शक्ति, राक्षस नाम से ही पता चल रहा है कि ये असुर है, तो राक्षस है वो शक्ति या बल प्रयोग से कन्या के साथ विवाह किया जाता था, उसको राक्षस विवाह बोलते हैं। और पिशाच विवाह दोस्तों ये सबसे निंदनीय है, क्योंकि ये कामयुक्त भावना से जो विवाह किया जाता था उसको बोलते हैं पिशाच विवाह। तो इन दिस वे दोस्तों 8 प्रकार के विवाह प्राचीन काल में मान्य थे। राजस्थान में भी 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। सबसे पहले बात करूं तो मैं दोस्तों ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह में माता पिता की अनुमति होती है लेकिन दहेज लिया जाता है दोस्तों। फिर बात करूं मैं देव विवाह की। देव विवाह में जो यज्ञ संपन्न कराते थे ब्राह्मण,
उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, उनको कहा जाता था देव विवाह। दोस्तों आर्ष विवाह और आसुर विवाह, आर्ष आसुर विवाह में वर है वो कन्या के माता पिता को एक जोड़ी गाय या बैल या धन देता था, जिसको बोलते हैं दोस्तों आर्ष विवाह या आसुर विवाह। और दोस्तों सबसे प्रचलित है प्रजापत्य विवाह, जिसमें वर तो योग्य होता ही होता है, उसके साथ दहेज भी नहीं लिया जाता। गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह होता है, राक्षस है वो शक्ति या बल प्रयोग के साथ जो विवाह किया जाता है। प्रसाद विवाह जो सबसे निंदनीय है, कामयुक्त भावना से विवाह किया जाता है। इसके बाद दोस्तों संस्कार की बात करें। संस्कार है वो बच्चे के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक ये संस्कार चलते रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों 16 संस्कारों का उल्लेख है और ये गृह सूत्र में गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का उल्लेख है। तो दोस्तों कौन से सूत्र में है? ये गृह सूत्र में दिए गए हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है गर्भाधान, जो नाम से पता चल रहा है, मतलब के गर्भ में शिशु को जब बीज के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है या प्रतिष्ठित होता है तो दोस्तों गर्भाधान संस्कार शुरू हो जाता है, जिसको निषेक या चतुर्थी क्रम भी बोलते हैं। निषेक या चतुर्थी क्रम भी बोलते हैं। निषेक या चतुर्थी क्रम किसको बोलते हैं? गर्भाधान को, जब माता के गर्भ में शिशु बीज के रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा संस्कार है वो है पुष्वन। पुष्वन यानी पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार है, पुष्वन कहलाता है। जैसे महाराजा दशरथ ने राम नहीं हुआ था, उस टाइम से दशरथ के बच्चे नहीं थे, तो दोस्तों पुष्वन यज्ञ करवाया था ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। उसके बाद है दोस्तों सीमंतोनयन। सीमंतोनयन है कि अलौकिक बाधाएं हैं उनसे अपनी स्त्री को सुरक्षित रखना। जो गर्भवती है उसको सुरक्षित रखना, किन से? अलौकिक बाधाओं से, यानी भूत और पिशाच से इनको सुरक्षित रखना। तो इसके लिए कौन सा संस्कार है दोस्तों? वो है सीमंतोनयन। उसके बाद है जातक्रम। जातक्रम में दोस्तों बालक के जन्म के समय अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा। जब बालक जन्म ले लेता है तो उससे अनिष्टकारी शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए जातक्रम संस्कार किया जाता है। फिर दोस्तों नामकरण। नामकरण आपको पता है कि संतान का नाम रखने हेतु किया जाता है, लगभग ये 7 दिन के अंदर कर दिया जाता है दोस्तों। वैसे 1 महीने का टाइम होता है, लेकिन ये सर्वाधिक मान्य टाइम है 7 दिन तक। 7 दिनों के अंदर अंदर नामकरण कर दिया जाता है शिशु का। उसके बाद है दोस्तों निष्क्रमण। जब संतान को प्रथम बार घर से बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं मतलब कूट पीट कर नहीं दोस्तों, जब बच्चे को, जब शिशु होता है तब उनको घर से बाहर ले जाया जाता है, तो दोस्तों निष्क्रमण संस्कार होता है वो, क्योंकि 12 दिन या 4 माह के भीतर इनको घर से बाहर ले जाया जा सकता है। 12 दिन से पहले नहीं ले जा सकते दोस्तों। नामकरण के बाद हम इसको घर से बाहर भेज सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों लगभग 12 दिन से लेकर 4 माह के बीच में जब हम शिशु को घर से बाहर निकालते हैं, तो प्रथम बार घर से बाहर निकालने जो संस्कार है उसको बोलते हैं निष्क्रमण। उसके बाद है दोस्तों अन्नप्राशन। अन्न से आपको पता चल रहा है कि भोजन। दोस्तों जन्म के 6ठे माह में सर्वप्रथम बालक को जब अन्न खिलाते हैं तो संस्कार है वो है अन्नप्राशन। उसके बाद है दोस्तों चोल यानी चूड़ाकरण। बालक के समस्त बालों को कटाकर सिर पर चूड़ा छोड़ने हेतु जो संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं चूड़ाकरण। तो दोस्तों हम जिसको जुड़गला भी कहते हैं, जुड़गला उस बार खिलाते हैं बच्चे का, तो समस्त बाल हैं उनको काटकर चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कर्णभेद। रोगों से मुक्ति हेतु कर्णभेद, ये दोस्तों साइंटिफिक फैक्ट है, यानी जब भी कोई पशु वगैरह बीमार होता है या उसका दोस्तों कोई बीमारी हो जाती है, हार्ट पे अगर पड़ जाता है, तो हम उसके सबसे पहले कान काटते हैं ताकि जो गंदा खून है, गंदा ब्लड है वो बाहर निकल जाता है और पशु हमारा है या जानवर है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर बच्चे के पहले कर्णभेद कर दिया जाता था, जिससे बच्चे को रोगों से मुक्ति मिल सके, कम से कम रोग हों। उसके बाद दोस्तों विद्यारंभ यानी वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए जो संस्कार किया जाता था वो है विद्यारंभ। उपनयन दोस्तों, उपनयन को बोलते हैं यज्ञोपवीत। उपनयन कहो या यज्ञोपवीत कहो, शिक्षा प्रारंभ होने के अवसर पर जो संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं उपनयन। यानी शिक्षा हमने प्रारंभ कर दी,
वेदों की शिक्षा के लिए बाहर गए और तब हमने जब शिक्षा प्रारंभ कर दी उसको बोलते हैं उपनयन या यज्ञोपवीत। उसके बाद दोस्तों वेदारंभ, वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने पर उसको वेदारंभ बोलते हैं। केशांत दोस्तों गोदान, 16 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम बालक के सिर के बाल काटे जाने के अवसर पर केशांत बोलते हैं, जिनको गोदान भी बोलते हैं। दोस्तों केशांत या गोदान के से हमारा मतलब है कि 16 वर्ष की आयु में बालक के सिर के बाल काट दिए जाते हैं, केश का अंत कर दिया जाता है। केशांत, केश का अंत कर दिया जाता है। 16 वर्ष की आयु में जब बालक के सिर के बाल काटे जाते हैं उनको दोस्तों केशांत संस्कार बोला जाता है या गोदान संस्कार भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों समावर्तन, जिसको स्नान भी कहा जाता है। स्नान करवाया जाता है, शिक्षा प्राप्त कर घर लौटने के अवसर पर जो स्नान कराया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं समावर्तन या स्नान। शिक्षा प्राप्त कर जब घर लौटता है दोस्तों, इतना याद रखना है आपको कि शिक्षा प्राप्त कर जब घर लौटता है तो समावर्तन या स्नान संस्कार माना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा 15वां संस्कार है वो है विवाह संस्कार। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से 15वां संस्कार कौन सा है, तो वो दोस्तों विवाह संस्कार है। विवाह के बाद मृत्यु ही होती है, बीच में कोई संस्कार नहीं आते। तो गृहस्थ जीवन आरंभ करने पर जो संस्कार किया जाता है उसको बोलते हैं विवाह संस्कार, जो 15वां है। उसके बाद मृत्यु पर्यंत कोई संस्कार नहीं आता, सिर्फ मरने पर ही आता है दोस्तों, वो है अंत्येष्टि संस्कार यानी जीवन का अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार हमारे समाज में 16 संस्कार दोस्तों मान्य हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार मान्य हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16 संस्कार आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर छोटी सी ट्रिक देख लो आप आए तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो जीपीएस। जीपीएस, जीपीएस का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जात। जीपीएस की जात, इसकी जात जीपीएस की जात दोस्तों, जीपीएस की जात। और आगे पढ़े तो नाम निशा, जीपीएस की जात नाम निशा, जीपीएस की जात है दोस्तों और नाम निशा। तो सबसे पहले हम संस्कार यहां से निकालते हैं दोस्तों। जीपीएस की जात नाम निशा पूरा पढ़ें तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक है वो है जीपीएस की जात नाम निशा अचूक विद्या उपवेद के समान, अचूक विद्या उपवेद के समान और विवाह से अंत। दोस्तों समझ में आई होगी दोस्तों। जीपीएस की जात नाम निशा अचूक विद्या उपवेद के समान। कौन सी विद्या दोस्तों? अचूक विद्या, अचूक विद्या। आप दोस्तों इसके ट्रिक बिठा के देखिए बैठ या नहीं। अचूक विद्या किसके समान? अचूक विद्या दोस्तों इसके समान, उपवेद के समान, उपवेद के समान, उपवेद के समान। तो यह है दोस्तों हमारी छोटी सी ट्रिक। क्या है कि जीपीएस की जात नाम निशा अचूक विद्या उपवेद के समान और विवाह से दोस्तों अंत। किससे? विवाह से अंत। ये विवाह है दोस्तों, विवाह से अंत हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक है। तो सबसे मैं पहले बात करूं दोस्तों जीपीएस। जी से हमारा सबसे पहले होता है दोस्तों गर्भाधान। जी से क्या होता है? गर्भाधान। पी से होता है हमारा पुष्पवन दोस्तों, और एस से होता है सीमंतोनयन। तो जीपीएस आ गया होगा आपको समझ में। जी से गर्भाधान, पी से पुष्पवन, एस से सीमंतोनयन। उसके बाद दोस्तों की जात। जात से हमारा हो जाएगा जातकर्म, नाम से हमारा हो जाएगा नामकरण। ठीक है दोस्तों। निशा से हमारा हो जाएगा निष्कर्मण। और दोस्तों उसके बाद है अचूक विद्या। ऐसे हमारा दोस्तों चूक है वो है, ऐसे हमारा अनप्राशन। ऐसे दोस्तों क्या हो जाएगा? अनप्राशन। और चूक से हो जाएगा चूड़ाकरण, चू से हो जाएगा चूड़ाकरण, कैसे हो जाएगा? कर्णभेद। तो ऐसे अनप्राशन, चू से चूड़ाकरण, कैसे? कर्णभेद दोस्तों। और विद्या से विद्या प्रारंभ, विद्या से विद्या प्रारंभ।
उसके बाद दोस्तों उप उप से हमारा हो जाएगा उपनयन या यज्ञोपवीत। वेद से हमारा हो जाएगा वेदारंभ। के दोस्तों के से हमारा हो जाएगा केशांत या गोदान। उसके बाद है दोस्तों समान से हमारा हो जाएगा समावर्तन। विवाह से हमारा विवाह और अंत से अंत्येष्टि हो जाएगा। तो ये 16 संस्कार है दोस्तों। जीपीएस की जात नाम निशा अचूक विद्या उपवेद के समान विवाह से अंत। इस ट्रिक को आप 2-3 बार पढ़ो दोस्तों, याद हो जाएगी और आपको 16 संस्कार हैं वो भी क्रम वाइज याद हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जीपीएस की जात नाम निशा अचूक विद्या उपवेद के समान विवाह से अंत। दोस्तों समझ गए होंगे आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जी से हमारा दोस्तों गर्भधारण या गर्भाधान हो जाएगा। पी से पुष्पन हो जाएगा। एस से सीमंतोन्नयन हो जाएगा। जात से जातक्रम हो जाएगा। नाम से नामकरण हो जाएगा। और दोस्तों निशा से निष्कर्मण हो जाएगा। ए से अन्नप्राशन हो जाएगा। चू से चूड़ाकरण हो जाएगा। कै से कर्ण भेद हो जाएगा। रोगों से मुक्ति होता है दोस्तों कर्ण भेद, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों विद्या से हमारा विद्यारंभ हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या है दोस्तों उप उप से हमारा उपनयन हो जाएगा। वेद से हमारा वेदारंभ हो जाएगा। विद्या उपवेद के समान, समान से हमारा दोस्तों समावर्तन हो जाएगा। और के था तो के से केशांत हो जाएगा। विवाह दोस्तों 15वां संस्कार है, विवाह हो जाएगा। और उसके बाद 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। दोस्तों अंत्येष्टि हो जाएगा। 16वां संस्कार है वो है अंत्येष्टि, इससे अंत्येष्टि हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 16 संस्कार है, इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो है दोस्तों उसको लाइक करना और शेयर करना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो डाल सकें, अच्छी से अच्छी वीडियो डाल सकें दोस्तों। तो ये निर्भर करता है आपके लाइक और शेयर पर दोस्तों। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, यानी सब्सक्राइब जितने ज़्यादा होंगे, वीडियो उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी दोस्तों, ये साइंटिफिक फैक्ट है। उसके बाद है दोस्तों राजस्थानी खान पान। राजस्थानी खान पान में कुछ नाम होते हैं जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे के अंतर्गत। तो नाम कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट भी है, नाम है सिरावन। सिरावन का मतलब दोस्तों सिरा न रखे खानो, सिरा न रखे खानो यानी खान खातर सिरा न छोड़ना, सिरावन। तो दोस्तों शाम का जो भोजन बचता है उससे सुबह का नाश्ता करते हैं, उसको बोलते हैं सिरावन। यानी शाम की बचेड़ी रोटी सिराना नीचे छोड़ के दिन के जुका पर नाश्तो करा बिन बोले सिरावन। शाम का बचा भोजन से सुबह का नाश्ता सिरावन कहलाता है। दूसरे दोस्तों ब्यालू। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन है उसको ब्यालू बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शाम का भोजन है उसको क्या बोलते हैं, ब्यालू बोलते हैं। कलेवा आप सभी जानते हो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में सुबह का नाश्ता है उसको कलेवा बोलते हैं कि कलेवा कर लिया। बिछिया दोस्तों किंकर की सब्जी होती है और कांजा गाजर की सब्जी होती है, ये भी ध्यान रखना। बिछिया होती है वो किंकर की सब्जी और कांजा किंकर गाजर की सब्जी होती है जिसको कांजा बोलते हैं। और पंजीरी दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी आगे आ रही है तो कृष्ण जन्माष्टमी को पंजीरी बनाते हैं दोस्तों। धनिया को पीसकर खांड के साथ मिलाकर बनाया स्वादिष्ट मिश्रण क्या कहलाता है, पंजीरी कहलाता है। घी वगैरह भी डलते हैं दोस्तों इसके अंदर और चीनी वगैरह भी डाली जाती है। तो धनिया को पीसकर खांड के साथ मिलाकर घी और शहद भी मिलाया जाता है, दही भी मिलाया जाता है और एक स्वादिष्ट मिश्रण बनाया जाता है दोस्तों जिसको पंजीरी बोलते हैं। और ज़्यादातर ये उपयोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आती है। तो ये थे हमारे राजस्थानी खान पान। सिरावन से हम समझ गए कि जिसकी रोटी सिराना छोड़ी दिन में खा, यानी शाम का बचा भोजन सुबह का नाश्ता सिरावन कहलाता है। ब्यालू दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का जो भोजन होता है उसको ब्यालू कहते हैं। कलेवा जो सुबह का नाश्ता होता है ग्रामीण क्षेत्रों में उसको कलेवा कहते हैं। बिछिया दोस्तों किंकर की सब्जी, कांजा गाजर की सब्जी और पंजीरी धनिया को पीसकर खांड के साथ, दही के साथ, शहद के साथ और घी के साथ मिलाकर जो मिश्रण बनाया जाता है, स्वादिष्ट मिश्रण, उसको दोस्तों पंजीरी बोलते हैं। नेक्स्ट है वो है राजस्थान में प्रचलित सामाजिक बुराइयां जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर बार इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में प्रचलित सामाजिक बुराइयां, तो बुराइयां कौन कौन सी है दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा ये याद रखना है। तो डावरिया, डावरिया क्या होता है,
कि कन्या का पिता दहेज में जो दास दासियां देता था उन्हें डावरिया कहा जाता था। जब दोस्तों एक पिता अपनी बेटी का विवाह करता था तो उसमें दहेज में अपनी जो बेटी थी उसके साथ दास दासियां भेजता था ताकि उसकी सेवा करे, इन्हें डावरिया कहा जाता था। नेक्स्ट दोस्तों स्त्री क्रय विक्रय, इसका भी बहुत ज्यादा प्रचलन था। स्त्री उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था। लेकिन दोस्तों जयपुर में सबसे पहले 16 फरवरी 1847 यानी आजादी से 100 साल पहले जयपुर में इस पर रोक लगी थी। कब लगी थी दोस्तों? 16 फरवरी 1847 यानी 1847 में जयपुर राज्य ने सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई कि स्त्रियों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, ये गैर कानूनी है। तो दोस्तों हमारा देश आज़ाद 1947 को हुआ था। उससे पहले 1847 की बात करें तो दोस्तों 1847 में जयपुर राज्य ने इस पर रोक लगाई थी। उसके बाद दोस्तों अनुमान। अनुमान का मतलब है पीछे मरना, यानी पति की कहीं अन्यत्र मृत्यु हो जाने पर उसके किसी निशान के साथ सती होना अनुमान कहलाता है दोस्तों। यानी पति है, वैसे मान लो आपकी फौज में है और वो शहीद हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी पत्नी उसके किसी भी एक निशान के साथ जीवित अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती है, जिसको दोस्तों अनुमरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुमरण। यानी पति की कोई निशानी है उसके साथ सती होना अनुमरण कहलाता है। उसके बाद दोस्तों पर्दा प्रथा, जो बहुत ही खतरनाक सामाजिक बुराई थी, आज भी हमारे समाज में प्रचलित है दोस्तों। सर्वप्रथम उल्लेख कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। रघुवंश ग्रंथ किसका है दोस्तों? कालिदास का है, आप सभी जानते हो और उसको अच्छी तरह याद भी रखना। यानी रघुवंश ग्रंथ है, उसके रचयिता है कालिदास। उसने सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र किया था दोस्तों, सती प्रथा की चर्चा की थी। पर्दा प्रथा का उदय गुप्त काल से माना जाता है। ये है दोस्तों, है पर्दा प्रथा है, उसका उदय कहाँ से माना जाता है? गुप्त काल से। तो ये चीजें सारी गुप्त काल से ही निकली हैं दोस्तों। सामाजिक बुराई जितनी भी हैं गुप्त काल से इनका संबंध माना जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि चैनल है उसको आप दोस्तों सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो है उसको आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। नेक्स्ट दोस्तों सामाजिक बुराई है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख बिम्बसार के समय मिलता है, ये ध्यान रखना। दहेज प्रथा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसके काल में? बिम्बसार के काल में मिलता है। कौशल नरेश ने बिम्बसार को काशी दहेज में दान में दिया था दोस्तों। बिम्बसार को किसने दान में दिया था? कौशल नरेश ने। उसके बाद है भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम 1861। और दोस्तों भारत सरकार दहेज निवारक अधिनियम 2006 द्वारा दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो भारत सरकार ने कौन से कानून बनाए दोस्तों दहेज प्रथा को रोकने के लिए? सबसे पहले बनाया भारत सरकार दहेज निषेध अधिनियम 1861 और दूसरा बनाया भारत सरकार दहेज निवारक अधिनियम 2006। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा दो नियम बनाए गए 1861 में और 2006 में, दोनों याद रखना, ये दहेज प्रथा के विरुद्ध थे। उसके बाद दोस्तों पॉक्सो अधिनियम। पॉक्सो अधिनियम में 2012 में बनाया गया था। 12 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। 12 वर्ष से जो भी कम बच्चे या बच्चियां हैं, अगर उनके साथ कोई भी व्यक्ति सामाजिक बुराई या दुष्कर्म करता है तो उनको डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाएगा। 10 मार्च 2018 को दोस्तों विधानसभा ने मृत्युदंड देने का प्रावधान लागू करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य होगा। राजस्थान है वो देश का दूसरा राज्य है ऐसा करने वाला कि 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म करना बहुत ही घोर कलंक है, अमान्य पाप है दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों अगर कोई भी आदमी करता है तो उसको मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। देश में अभी तक 4 राज्यों में यह प्रावधान लागू है। सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों MARH, इनको ध्यान रखना है दोस्तों, MARH। एम से हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आर से राजस्थान और एच से हरियाणा। तो इन 4 राज्यों में ये अधिनियम कौन सा
पॉक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में कुप्रथाएं और उनको रोकने का सबसे पहले प्रयास किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। राजस्थान में कुप्रथाएं और उनको रोकने का प्रयास। सबसे पहले कुप्रथा है वो है सती प्रथा। सती प्रथा हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। तो सती प्रथा सबसे पहले 1822 ईस्वी में बूंदी में और 1830 ईस्वी में अलवर ने सती प्रथा को निषेध करने का काम उठाया दोस्तों। काम किया, बीड़ा किसने उठाया, बूंदी और अलवर में उठाया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया, 1822 ईस्वी में बूंदी में और 1830 ईस्वी में अलवर में। तो यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों काफी बार कि सती प्रथा है वो सबसे पहले गैर कानूनी कहाँ घोषित की गई। तो सबसे पहले बूंदी में दोस्तों 1822 ईस्वी में, उसके बाद अलवर में 1830 ईस्वी में। दो याद रखने आपको सती प्रथा के बारे में, 1822 ईस्वी में बूंदी में, 1830 ईस्वी में अलवर में। और दोस्तों मध्यकाल की बात करें तो मोहम्मद तुगलक द्वारा इस प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया गया था। मध्यकाल में मोहम्मद तुगलक था, उसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों असली में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया दोस्तों। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये याद रखना दोस्तों, बेंटिक। उसके बाद है 1897 ईस्वी की बात है दोस्तों। दिवराला सीकर में रूपकंवर नाम की एक स्त्री थी, अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ सती हो गई थी और इस कारण राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1897 में लागू कर दिया गया। तो दोस्तों पहले राजस्थान में सीधे तौर पर रोका गया था, कोई कानून नहीं बनाया गया था, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित जरूर कर दिया था। लेकिन दोस्तों 1897 ईस्वी में दिवराला गांव है सीकर में, वहां रूपकंवर नाम की एक स्त्री थी, वो माल सिंह शेखावत के साथ सती हो गई और इसी कारण राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1897 में लागू कर दिया गया। दूसरा दोस्तों दास प्रथा। दास प्रथा 1832 ईस्वी में कोटा बूंदी में और 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगाई। तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में। इसी प्रकार दोस्तों दास प्रथा पर भी रोक लगाने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सबसे पहले कोटा और बूंदी में 1832 ईस्वी में। दोस्तों सती प्रथा है वो 1822 ईस्वी में बूंदी में, 1830 में अलवर में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। लेकिन दोस्तों दास प्रथा है उस पर 1832 ईस्वी में कोटा और बूंदी दोनों क्षेत्रों में रोक लगा दी गई और यह काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट दोस्तों कन्यावध। कन्यावध यानी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों इस पर 1833 ईस्वी में कोटा में और 1834 ईस्वी में बूंदी पर, यह आपको याद भी होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। 1833 में कोटा में, 1834 ईस्वी बूंदी पर कन्यावध पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किसन के प्रयास से रोक लगी। सर्वप्रथम प्रयास कोटा के महाराव राम सिंह ने किया था। दोस्तों ये भी बात है कि सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो किया कोटा के महाराव राम सिंह ने। कोटा का महाराव राम सिंह था, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से दोस्तों और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट था विल्किसन के प्रयासों से कन्यावध पर रोक लगा दी गई। इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। त्याग प्रथा, त्याग एक बार ही होता है और वो था 1841 ईस्वी में जोधपुर में। त्याग प्रथा सबसे पहले निषेध कहाँ की गई, जोधपुर में दोस्तों। 1841 ईस्वी में वाल्टर कर्त राजपूत हितकारी सभा के प्रयास से महाराजा मान सिंह ने रोक लगाई। किसने रोक लगाई, मान सिंह ने, जोधपुर के राजा मान सिंह था उन्होंने। समाधि प्रथा दोस्तों, समाधि प्रथा 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा पर रोक लगाई जयपुर ने और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए लूडलो के प्रयास से 1861 ईस्वी में कानून बना। तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाधि प्रथा है वो 1844 ईस्वी में जयपुर में गैर कानूनी घोषित की गई, लेकिन किसके प्रयासों से, तो दोस्तों लूडलो के प्रयासों से 1861 ईस्वी में एक कानून बना और समाधि प्रथा का अंत कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों मानव व्यापार प्रथा यानी आदमियों का व्यापार होता था, उस पर रोक लगी दोस्तों 1847 ईस्वी में जयपुर में। ये भी हमने पढ़ा था कि क्रय विक्रय पर रोक, नारी क्रय विक्रय पर रोक, तो 100 साल पहले 1847 यानी आज़ादी 100 साल पहले जयपुर में लगी थी। और पॉलिटिकल एजेंट लूडलो के प्रयास, जयपुर का नाम आए तो दोस्तों आपको लूडलो ही करना है। कौन सा करना है, लूडलो। दोस्तों अगर कोई चीज़ जयपुर में हो रही है ये, तो लूडलो का नाम आएगा। उसके बाद दोस्तों डाकन प्रथा 1853 ईस्वी में मेवाड़ में। तो हमारी गाड़ी कब चली थी दोस्तों, ट्रेन चली थी 1853 में
और ट्रेन का इंजन है वो डाकन जैसा ही होता है दोस्तों। इसलिए आप ध्यान रखना कि डाकन प्रथा है वो ट्रेन होती है 1853 ईस्वी में मेवाड़ में। डाकन प्रथा पर रोक लगी और महाराणा स्वरूप सिंह के समय दोस्तों जैसे ब्रूक ने गैर कानूनी घोषित किया, ये भी ध्यान रखना है आपको। महाराणा स्वरूप सिंह के समय जैसे ब्रूक ने इसे गैर कानूनी घोषित किया डाकन प्रथा को। उसके बाद है दोस्तों बाल विवाह। बाल विवाह 1885 में जोधपुर में गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के प्रयासों से बाल विवाह रोकने के लिए 1929 में अजमेर के श्री हरिविलास शारदा एक्ट बना। तो ये दोस्तों बाल विवाह पर बना था हरिविलास शारदा एक्ट। उसके बाद देश भर में ये 1 अप्रैल 1930 को लागू हो गया। इसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष दोस्तों और लड़की की 15 वर्ष उम्र रखी गई। वर्तमान की बात करें दोस्तों तो लड़की की आयु है 18 वर्ष। वर्तमान की बात करें दोस्तों लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु है 21 वर्ष। यानी तभी इनकी शादी की जा सकती है जब लड़का 21 हो जाए और लड़की 18 वर्ष की हो जाए दोस्तों, तब ये शादी के लायक होते हैं, वरना शादी नहीं की जा सकती। अगर करते भी हैं तो बाल विवाह के अंतर्गत वे गैर कानूनी है दोस्तों। तो हरिविलास शारदा ने क्या उम्र रखी दोस्तों? लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 15 वर्ष रखी। लड़का है वो 3 वर्ष और बढ़ गया दोस्तों, 18 3 21, और लड़की की भी 3 और बढ़ गई, 15 3 18। यानी इन्होंने जो प्रयास किया दोस्तों उनसे 3 वर्ष बढ़ाकर वर्तमान है वो लागू हो गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और हाँ चैनल है दोस्तों सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है ज्ञान दर्शन 2240 दोस्तों। इसको आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयत्न करूँगा दोस्तों, अच्छी से अच्छी वीडियो आ सके। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं, रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा टॉपिक सेम है दोस्तों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे। इसके जो रिवीजन क्वेश्चन है दोस्तों हमने ऊपर पढ़े, इनके आपको सेटिस्फाई होकर आंसर देना है दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान में सामाजिक संगठन का आधार क्या था दोस्तों? सामाजिक संगठन का आधार आपको बताया था वर्णीय अवस्था था। कौन सा था? वर्णीय अवस्था दोस्तों। वर्णीय अवस्था है वो सामाजिक संगठन का आधार था। ये देखो वर्णीय अवस्था दोस्तों, इतना लिखता हूं मैं, ये समझ लेना आप। वर्तमान में राजस्थान में सामाजिक संगठन का आधार क्या था? तो ये था वर्णीय अवस्था। दूसरा है दोस्तों राजस्थान में समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित था? दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित था। दे भी रखा है 4 वर्गों में, 4 वर्णों में विभाजित था, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों ब्राह्मणों का काम था यज्ञ अनुष्ठान करना, पढ़ने पढ़ाने का काम इनका ब्राह्मणों का था दोस्तों। क्षत्रिय की बात करें तो उनका काम था देश की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना। वैश्य का काम था दोस्तों कृषि और पशुपालन, और जो शूद्र है दोस्तों वो सबसे निम्न वर्ण था, उसका काम था जो राजा महाराजा हैं उनकी सेवा का कार्य करना। तो ये दोस्तों हमारे समाज में राजस्थान में 4 वर्ण थे। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आती है दोस्तों बात परिवार की। परिवार हमें पता है कि संयुक्त परिवार प्रथा थी। पहले क्या थी दोस्तों? संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी एकल परिवार प्रथा नहीं थी, संयुक्त परिवार प्रथा थी। 2 प्रकार के परिवार होते हैं। एकल परिवार होते हैं जिसमें दोस्तों एक माता पिता और उसका 1 या 2 बच्चे होते हैं। और दोस्तों संयुक्त की बात करें तो उसमें चाचा चाची, ताऊ ताई और दादा दादी भी साथ में आते हैं। तो परिवार प्रथा थी दोस्तों, संयुक्त परिवार प्रथा थी। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों पितृसत्तात्मक था। परिवार है वो कौन सा था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक मतलब ये है कि पिताजी का शासन था, आदमियों का शासन था दोस्तों, पितृसत्तात्मक थी दोस्तों। यानी हमारे दादाजी हैं तो मुख्य थे, दादी जी मुख्य नहीं थी। तो परिवार में जो सत्तात्मक है वो है दोस्तों पितृसत्तात्मक, और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। अब बात करते हैं दोस्तों ऋण की। तो आपको याद रखना 3 प्रकार के ऋण होते हैं। आरडीपी, आरडीपी से हमारा मतलब है ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, अपने मनुष्य को अपने जीवन काल में चुकाने होते हैं दोस्तों। 3 ऋण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ऋषि ऋण है, फिर देव ऋण है और फिर पितृ ऋण है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं महायज्ञ की। महायज्ञ है वो 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्योंकि आरडीपी तो हमारे सामने है ही, इसके अलावा आरडीपी ने क्या कर ली? बीए कर ली दोस्तों। तो आर्ट से हमारा आर्ट से पढ़ लिया दोस्तों ऋषि यज्ञ है, डी से देव यज्ञ है,
पी से पितृयज्ञ है, बी से दोस्तों भूत यज्ञ है, बी से भूत यज्ञ और ए से अतिथि यज्ञ है दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट है अतिथि यज्ञ, ये और बढ़ जाते हैं दोस्तों दो, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। अतिथि ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि हिंदी में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अतिथि दोस्तों, अतिथि में छोटी मात्राएं आती हैं, तो ध्यान रखना अतिथि ऐसे लिखा जाता है। तो आरडीपी ने क्या कर ली, बीए कर ली, बी से हमारा भूत यज्ञ और ए से दोस्तों अतिथि यज्ञ होता है। आरडीपी से आर से ऋषि यज्ञ, डी से देव यज्ञ, पी से पितृ यज्ञ। उसके बाद है दोस्तों बात करते हैं विवाह की। विवाह प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह स्मृत थे, तो 8 प्रकार के विवाह होते थे दोस्तों। कितने प्रकार के, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, 8 प्रकार के विवाह होते थे। अब 8 प्रकार के विवाह हैं कौन कौन से, तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों ब्रह्म विवाह है, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। इसमें दोस्तों माता पिता की अनुमति होती है। किसकी अनुमति होती है इसमें, माता पिता की अनुमति होती है दोस्तों, और इसमें दहेज लिया जाता है। ये बात है, इसमें माता पिता की अनुमति होती है दोस्तों, यानी परमिशन होती है माता पिता की, लेकिन इसमें दहेज लिया जाता है। इस कारण ये ब्रह्म विवाह है और सर्वाधिक प्रचलित भी है। उसके बाद है दोस्तों देव विवाह। देव विवाह क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यज्ञ संपन्न करने वाला कोई भी पुरोहित है तो उनको दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था दोस्तों, वो है देव विवाह। इसके साथ पुरोहित के साथ दोस्तों, कोई यज्ञ कराने वाला पुरोहित था, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जिसको बोलते हैं दोस्तों देव विवाह। उसके बाद है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह दोस्तों और असुर विवाह दोनों एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। इसमें दोस्तों जो वर है वो कन्या के माता पिता को धन देगा, यानी इसमें आर्ष विवाह में दोस्तों क्या होता है, एक जोड़ी गाय या बैल देता है और असुर विवाह में धन देता है। तो दोनों तरफ से दोस्तों धन ही हुआ, चाहे वो पशुधन हो या मुद्रा धन। तो इसमें वर पक्ष है वो लड़की के माता पिता हैं, उनको धन देता है या पशुधन देता है, और ये विवाह कहलाता है दोस्तों। आर्ष विवाह है उसमें पशुधन, आश्रय विवाह है उसमें पैसे। उसके बाद है दोस्तों प्रजापत्य विवाह, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल प्रचलित भी है दोस्तों। इसमें उचित वर देखकर ही शादी की जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें विवाह के समय दहेज नहीं लिया जाता। इसमें क्या है, दहेज नहीं लिया जाता, दहेज नहीं लिया जाता है दोस्तों। किस विवाह में, प्रजापत्य विवाह में दहेज नहीं लिया जाता। तो आजकल दोस्तों ये प्रचलित हो गया है, धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ रहा है, और थोड़े दिनों में यही दोस्तों आ जाएगा। थोड़े दिनों में इस प्रकार के ही शादी होंगी कि दहेज नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों गंधर्व विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह आपको पता है कि प्रेम विवाह होता है। गंधर्व विवाह कौन सा होता है, प्रेम विवाह। उसके बाद दोस्तों राक्षस विवाह, जो शक्ति या बल प्रयोग के आधार पर जिससे विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों राक्षस विवाह। शक्ति या बल प्रयोग से जो विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। उसके बाद दोस्तों पिशाच विवाह। पिशाच विवाह के बारे में आपने सुना भी होगा, जो बहुत ही निंदनीय है दोस्तों। पिशाच विवाह कामयुक्त भावना से जो विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं पिशाच विवाह, जो निंदनीय है। उसके बाद दोस्तों हमारे संस्कार, गृह सूत्र है, उसमें गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का उल्लेख है। कितनी संस्कारों का उल्लेख है दोस्तों, 16 संस्कारों का उल्लेख है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का उल्लेख है, जिसमें एक तो 15 नंबर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखना। 15 नंबर का कौन सा है, जो शादी का संस्कार है दोस्तों, विवाह संस्कार है। अब बात करते हैं 16 संस्कार कौन कौन से हैं दोस्तों। तो इसकी मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि जीपीएस की जात नाम निशा, जीपीएस की जात नाम निशा, अचूक विद्या उपवेद के समान, अचूक विद्या उपवेद के समान, विवाह से अंत दोस्तों। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जीपीएस से दोस्तों हो जाएगा गर्भाधान, यानी ये हमारा रहा जी से गर्भाधान हो जाएगा दोस्तों, जिसको निषेक या चतुर्थी क्रम भी बोलते हैं, निषेक भी बोलते हैं और चतुर्थी क्रम बोलते हैं। यानी जब माता के गर्भ में शिशु को बीज के रूप में
प्रतिष्ठित किया जाता है तो वो होता है दोस्तों गर्भाधान। उसके बाद है पी। पी से हमारा दोस्तों पुष्पवन हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? पुष्पवन हो जाएगा। और पुष्पवन से मतलब है कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया संस्कार। एस। एस से दोस्तों हमारा है सीमंतोनयन। एस से क्या है? सीमंतोनयन। एस से हमारा है सीमंतोनयन। और सीमंतोनयन से मतलब है कि जो हमारी स्त्री है, जज्जा है, उसको अलौकिक बाधाओं से सुरक्षित रखना सीमंतोनयन है दोस्तों। उसके बाद है जात, यानी जीपीएस की जात दोस्तों। जीपीएस की जात। जात से हमारा जात क्रम हो जाएगा दोस्तों। जीपीएस से जीपीएस के बाद जात है, जात से हमारा जात क्रम हो जाएगा दोस्तों। और जात क्रम का मतलब ये है कि जो बच्चा है उसको अनिष्टकारी शक्तियों से उनकी रक्षा करना ही जात क्रम है। फिर है दोस्तों नाम। नाम से नामकरण है दोस्तों। नामकरण है वो जन्म के 7 दिनों के भीतर भीतर बच्चे का नामकरण करना होता है। कई बार 11 दिन भी हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन विशेष तौर से 7 दिन, तो ये नामकरण है। उसके बाद दोस्तों निष्क्रमण। निष्क्रमण यानी घर से बाहर निकालना, तो इसमें दे दिया दोस्तों निशा। निष्क्रमण यानी घर से बाहर निकालना, और इसको नाम दिया है हमने निशा। उसके बाद दोस्तों अचूक। ऐसे हमारा अन्नप्राशन, चू से हमारा चूड़ाकरण दोस्तों, या चूड़ाकरण या चोल, और कै से हमारा कर्ण भेद है दोस्तों। तो अचूक, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्ण भेद दोस्तों। अन्नप्राशन का मतलब तो आपको पता है कि 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, जिसको अन्नप्राशन बोलते हैं दोस्तों। चूड़ाकरण की बात करें तो इनके बाल कटवाए जाते हैं दोस्तों। क्या कटवाए जाते हैं? इनके बाल कटवाए जाते हैं, इसलिए चूड़ाकरण भी कहा जाता है दोस्तों। और कैसे हमारा है कर्ण भेद, तो रोगों से मुक्ति के लिए दोस्तों। रोगों से मुक्ति के लिए कर्ण भेद कराए जाते थे पहले, और रोग कम भी होते थे दोस्तों, ये साइंटिफिक फैक्ट है। उसके बाद है विद्यारंभ, यानी विद्यारंभ करता था उसके लिए दोस्तों। उपनयन की बात करें तो शिक्षा आरंभ होने के अवसर पर, यानी शिक्षा, एजुकेशन है दोस्तों, वो प्रारंभ हो गई। एजुकेशन है वो बच्चे की प्रारंभ हो गई। उसके बाद है वेदारंभ, यानी वेदों का अध्ययन प्रारंभ हो गया दोस्तों। के शांत गोदना, यानी 16 वर्ष की आयु में बालों को कटवाना। समावर्तन दोस्तों, जो क्या बोलते हैं, जिसको स्नान भी बोलते हैं दोस्तों, जब शिक्षा प्राप्त कर घर लौटता है, वापस घर, जब वापस घर लौटता है दोस्तों, उसको बोलते हैं समावर्तन। वे है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये 15वां संस्कार है, और इसे दोस्तों घर की तरफ, यानी गृहस्थ जीवन है, उसका आरंभ किया जाता है। इसका आरंभ होता है दोस्तों, गृहस्थ जीवन का आरंभ होता है। उसके बाद है अंत्येष्टि, जो अंतिम संस्कार है, और मृत्यु को पर्यंत हो जाता है दोस्तों, मृत्यु की ओर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों राजस्थानी खान पान के बारे में हमने पढ़ लिया। सिरावन यानी सिराने को भोजन रखे सोए, शाम का बचा हुआ भोजन सुबह करना दोस्तों। ब्यालू की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें शाम का जो भोजन है उसको ब्यालू बोलते हैं, शाम का भोजन। कलेवा दोस्तों सुबह का नाश्ता है, उसको कलेवा बोलते हैं। बिछिया दोस्तों, बिछिया कहें तो जो किकर की सब्जी होती है उसको बोलते हैं, या बबूल की सब्जी है उसको बोलते हैं। कांजा गाजर की सब्जी होती है दोस्तों। पंजीरी धनिया और जो घी मिलाकर दोस्तों एक प्रचलित स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है, उसको पंजीरी बोलते हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी विशेष महत्वपूर्ण है दोस्तों, उपयोगी है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको मत भूलना। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो अब आती है राजस्थान में प्रचलित सामाजिक बुराइयां। बुराइयां कौन कौन सी है? डावरिया। सबसे पहले दोस्तों डावरिया, जब कोई माता पिता अपनी बच्ची का विवाह करता था दोस्तों, तो उसके साथ दास दासियां भेजता था, उन्हें डावरिया कहा जाता था। तो दास दासियां हैं, उनको डावरिया कहते हैं। दक्षिणा के रूप में जो दास दासियां आती थी उनको डावरिया बोला जाता है। स्त्री क्रय विक्रय दोस्तों, पहले स्त्री क्रय विक्रय का बहुत ज़्यादा प्रचलन था दोस्तों। तो सबसे पहले 1847 में, यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। 1847 ईस्वी में जयपुर ने स्त्री क्रय विक्रय पर रोक लगाती दोस्तों। स्त्री क्रय विक्रय है उस पर रोक लगाने वाला था सबसे पहले जयपुर। जयपुर ने 1847 ईस्वी में रोक लगा दी दोस्तों। उसके बाद है अनुमरण, यानी पति की मृत्यु कहीं अन्य हो जाए तो उसके निशान के साथ सती होना। क्या होना? निशान के साथ सती होना दोस्तों अनुमरण कहलाता है।
अनुमति यानी इनके पीछे मारना। फिर दोस्तों बात करें पर्दा प्रथा की, तो पर्दा प्रथा है वो गुप्त काल से ही शुरू मानी जाती है। पर्दा प्रथा कहाँ है? गुप्त काल से ही दोस्तों शुरू है। पर्दा प्रथा है वो गुप्त काल से ही स्टार्ट है। उसके बाद है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का आपको पता है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और सबसे पहले दहेज प्रथा है वो बिम्बसार के समय हुई थी। कौशल नरेश ने उनको शादी में कासे गांव दान में दिया था। पॉक्सो अधिनियम दोस्तों, यानी 12 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं उनके साथ कोई दुष्कर्म का मामला बनता है तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाएगी दोस्तों। अब आता है राजस्थान में कुप्रथाएं और उनके रोकने का प्रयास। राजस्थान में कुप्रथाएं कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले बात करूं मैं सती प्रथा है। सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ लगी थी? 1822 ईस्वी में बूंदी में। 1822 में बूंदी में दोस्तों। 1822 की बात करें तो बूंदी में, और 1830 की बात करें दोस्तों तो अलवर में सती प्रथा पर रोक लगी थी। 1830 ईस्वी में अलवर में। कहाँ? अलवर में दोस्तों। 1830 ईस्वी में अलवर में रोक लगी, और 1822 में बूंदी पर रोक लगी सती प्रथा पर। और दोस्तों जो सती प्रथा है वो किसके, आपको सबको पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में राजा राममोहन राय के प्रयास सती प्रथा पर रोक लगाई गई। फिर दोस्तों दास प्रथा। दास प्रथा पर 1832 ईस्वी में कोटा और बूंदी, याद रखना दोनों ही, 1832 ईस्वी में कोटा और बूंदी केबी, इतनी केबी की स्पीड है। दासों की स्पीड क्या है? इतने केबी है दोस्तों। दास प्रथा है उस पर सर्वप्रथम रोक कब लगी थी? 1832 में कोटा और बूंदी में। कन्यावध दोस्तों, कन्यावध की बात करें तो ये भी कोटा बूंदी में है 1833 में और 34 में। 1833 में दोस्तों कोटा में, 1834 में बूंदी में। इन पर कन्यावध पर रोक लगा दी गई। उसके बाद दोस्तों त्याग प्रथा। त्याग प्रथा 1841 में जोधपुर में। त्याग प्रथा कहाँ लगी? 1841 में जोधपुर में, क्योंकि त्याग एक बार ही होता है दोस्तों। उसके बाद है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा की बात करें दोस्तों तो 1844 ईस्वी में जयपुर में। कब? 1844 में जयपुर में दोस्तों। समाधि प्रथा पर रोक कब लगी? 1844 ईस्वी में जयपुर में। उसके बाद है दोस्तों मानव व्यापार प्रथा और डाकन प्रथा, बाल विवाह है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मानव व्यापार प्रथा की बात करता हूं। तो मानव व्यापार प्रथा है वो 1847 ईस्वी में, कब हमने ऊपर पढ़ लिया था, 1847 में दोस्तों जयपुर में। जयपुर में इस पर रोक लगी थी। उसके बाद दोस्तों डाकन प्रथा। डाकन प्रथा हमारी ट्रेन कब चली थी? यानी 1853 में। 1853 में दोस्तों डाकन प्रथा पर रोक लगी। कहाँ? मेवाड़ में। और किसने लगाई? जेसी ब्रूक है दोस्तों, ब्रूक भी बोलते हैं, तो महाराज स्वरूप सिंह है उसके काल में लगी थी, ये भी ध्यान रखना। काल किसका था? महाराजा स्वरूप सिंह का काल था, और जेसी ब्रूक ने इस पर रोक लगाई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बाल विवाह, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। और दोस्तों सबसे पहले बाल विवाह पर रोक लगी थी जोधपुर में। कौन सी रियासत में? जोधपुर रियासत में लगी थी सर प्रताप के प्रयासों से दोस्तों। और बाल विवाह रोकने के लिए 1929 में अजमेर में एक एक्ट बना जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। शारदा एक्ट, हरिविलास शारदा के नाम पर दोस्तों शारदा एक्ट बना था, और इसके तहत बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। बाल विवाह की उम्र है दोस्तों 18 वर्ष एवं 15 वर्ष कर दी गई, यानी लड़की की आयु है दोस्तों वो 15 वर्ष रखी गई, और लड़के की आयु है वो 18 वर्ष रखी गई। और वर्तमान की बात करें दोस्तों तो ये है 21 और 18। लड़का 21 का होना चाहिए, लड़की 18 की होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बाल विवाह की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे व्यू वगैरह सब्सक्राइब वगैरह बढ़ें दोस्तों, और हम आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।